नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इससे पहले अपन 11th की ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें नेमिंग वाला पार्ट, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर एक कंपाउंड है CH3X, CH2X2, CHX3 और CX4। ये कौन सा इसे क्या बोलेंगे अपन? मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। इसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो डेरिवेटिव्स। इसे क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स। और इसे क्या बोलेंगे? नोट कर लो बेटा, टेट्रा हेलो। समझने लायक तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। डेरिवेटिव्स। और अपने को ये चारों ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। इसे हेलो एरिन भी बोलते हैं और एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एरिन और एराइल हैलाइड। हेलो एरिन और एराइल हैलाइड। तो सबसे पहला पॉइंट वही, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन आप बना चुके हो। एल्केन चैप्टर में आपने पढ़ा था हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन में 3 स्टेप पढ़े थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। कुछ याद है? F2 के साथ में रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती थी, I2 के साथ में रिवर्सिबल हो जाती थी, Cl2 ज्यादा रिएक्टिव होता था, Br2 ज्यादा सेलेक्टिव होता था। अरे पढ़े अपन ने वहां पर। तो ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, हेलोजनेशन। तो ये रिएक्शन आपको एल्केन से पढ़नी है। कहां से पढ़नी है? एल्केन चैप्टर से। ठीक है, थोड़ा हिंट के फॉर्म में लिख देता हूं मैं। F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन Cl2 की, देन Br2 की, देन I2 की। सेकेंड, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन भी आप पढ़ चुके हो। एल्कीन में एडिशन ऑफ HX। HX का एडिशन याद करो एल्कीन में, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, मार्कोनिकोव क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हेलोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। और HBr के साथ में अगर पेरोक्साइड होता था तो वो एंटी मार्कोनिकोव था, उसमें हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है,
ये अपन पढ़ चुके हैं सिंपल HX का एडिशन और HX प्लस H2O2। फिर अपन ने डाई हेलोजन भी पढ़ा था, Br2 का एडिशन, जिसे बोला था अपन ने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कि एल्कीन के पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों तरफ Br आकर ऐड हो जाएगा। तो अगर ऐड हो गया तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर X2 और वाटर, X2 और वाटर में कौन ऐड होता है? यहां से तो X प्लस ऐड होता है और फिर यहां OH वाटर अटैक करता है। तो ये क्या बनाता है अपने पास में? ये HOX बनाता है मिक्सचर, HOX, X पॉजिटिव OH नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। फिर इसमें एक रिएक्शन अपन ने और पढ़ी थी, H म्यू Cl2 प्लस H म्यू और NCS Br2 प्लस H म्यू और NBS। ये रिएजेंट कौन से थे? एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजनेशन के लिए। एलाइलिक जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कार्बन कैसा है? ये एलाइलिक। विनाइल के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो अगर यहां पर आपको हेलोजन लगाना है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता था ये, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके नीचे अपन लिख भी सकते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी यहां पर। ठीक है, नोट कर ले बेटा। ये सारी रिएक्शन एल्कीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन। एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड, फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल। पहला है बाई HX और ल्यूकास रिएजेंट। ये ऊपर वाला नोट हो गया सबका? फ्रॉम एल्कोहल यानी HX का एडिशन या ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। बस अब नोट वोट कुछ नहीं करना, ऊपर वाला नोट हो गया तो अब नोट पहले समझे। अब पहले समझो, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ढंग से समझेंगे। यहां मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इधर जैसे एल्कोहल है कोई मेरे पास, RCH2OH। यहां पर अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl है
और इधर एनहाइड्रस ZnCl2 है, ZnCl2। सबसे पहले क्या होगा, ये OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है क्या? बोलो भाई। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन H2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा, H2O+। जैसे ही H2O+ बनेगा, यहां क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा RCH2। ये एक तो H था, एक उस H को इसने अपना लोन पेयर दिया तो इस पे आया प्लस, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, RCH2+। ये क्या बना, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब बना, तो भाई आपको याद है, जब जब कार्बोकैटायन बनेगा तब तब वो रीअरेंज भी हो सकता है। केवल सैचुरेटेड कार्बोकैटायन ही मोर स्टेबिलिटी के लिए खुद को रीअरेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर यह है स्टेप 1। स्टेप 1 सैचुरेटेड कार्बोकैटायन फॉर्म। अब क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2, ठीक है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब ये जो RCH2 आया, HCl का H+ तो अटैक कर चुका था वहां पर, कौन बचा वहां, अच्छा ये कैसा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो Cl-1 न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा। ये इस पे अटैक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, RCH2Cl। ये कैसे रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है। पहले वाली रिएक्शन कैसी है, इसकी स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह से 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो अब आपको याद है, किसी भी रिएक्शन की रेट कैसे, किस पर डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन को छोड़कर, एलिमिनेशन में तो जो एल्कीन बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी स्टेबिलिटी से देखते हैं। तो यहां एलिमिनेशन नहीं है भाई, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of carbocation intermediate। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। ये क्या है, दिस इज स्टेबिलिटी रूल। समझ में आता है ना, 3 डिग्री के बगल में अल्फा ज्यादा होंगे, 2 डिग्री के बगल में थोड़े कम होंगे, 1 डिग्री के बगल में और भी कम होंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि वहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप ये नोट कर ले बेटा, अल्कोहल से बाय HX और बाय लुकास रिएजेंट। ZnCl2 का रोल अभी समझाऊंगा मैं, आप एक बार नोट कर लें। और आप 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। ये हटाओ इसको यहां से, मैं सीधा यहीं पर H2O निकाल सकता हूं
कि ये OH पे H प्लस अटैक करेगा, वहीं H प्लस H2 निकल जाएगा और पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जब भी मैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की बात करता हूं ना बेटा, तो याद रखना डायरेक्टली फॉर्म्ड के बारे में बात होती है। डायरेक्टली फॉर्म्ड, रीअरेंजमेंट के बाद में नहीं, डायरेक्टली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन की बात होती है हमेशा। तो रिएक्टिविटी थ्री डिग्री ROH यानी अल्कोहल की ज्यादा होती है 2 डिग्री ROH से, देन 1 डिग्री ROH से। अच्छा, इसके बाद में रिएक्टिविटी ऑफ HX बता सकते हैं आप मुझे? रिएक्टिविटी ऑफ HX, ये HX कर क्या रहा है यहां पर? अरे इसमें ये जो लुकास रिएजेंट है, इसमें HCl क्या कर रहा है? HCl का क्या काम है यहां पर? H प्लस डोनेट करना। H प्लस कहां से आ रहा है? HCl से तो आ रहा है, यानी वो एसिड है, और एसिड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जल्दी से H प्लस डोनेट करे। जल्दी से H प्लस डोनेट करेगा तो जल्दी से OH पे अटैक होगा, जल्दी से वाटर बनेगा, जल्दी से वाटर बाहर निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। तो HX का काम है H प्लस डोनेट करना।
तो सबसे ज्यादा H+ कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? HI, देन HBr, देन HCl। HF तो डोनेट करेगा ही नहीं इजीली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑफ HX, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ये क्या होता है? एक लुईस एसिड होता है। अब याद करो लुईस एसिड अपन क्यों लेते थे? लुईस एसिड, अरे ESR रिएक्शन में लुईस एसिड क्यों लेते थे? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। जब हेलोजन के साथ AlCl3 लेते थे तो AlCl4 माइनस बाहर निकल जाता था, H+ बचता था, Cl+ बचता था पीछे। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ लुईस एसिड, is a Lewis acid which is used to generate electrophile and absorb moisture। एनहाइड्रस, ये जो ZnCl2 है ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या करेगा? HCl के Cl- को बाहर ले जाएगा। अब Cl- बच्चा अगर चला गया तो पीछे क्या बचा? H+ ही तो बचा, और वो H+ फिर अल्कोहल पे अटैक कर देगा, वाटर बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? HCl को स्ट्रॉन्ग कर रहा है थोड़ा सा, Cl- बाहर निकाल के। तो ये नोट करो, और एनहाइड्रस है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। हो गया इतना नोट? चलो अब इसमें एक पॉइंट लिखो, 3 डिग्री अल्कोहल is very much reactive, so to react with HX there is no need of catalyst। There is no need of catalyst। ठीक है, but for 2 degree alcohol and 1 degree alcohol, कैटलिस्ट क्या क्या कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं पर यहां पर? एनहाइड्रस ZnCl2 इज रिक्वायर्ड। एनहाइड्रस ZnCl2 इज रिक्वायर्ड। ठीक है,
चलो जैसे एक एग्जांपल है, इधर मेरे पास ROH है और इधर मेरे पास HI है। अब ये जो R है ना, R ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। HI बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना भाई, तो HI फटाफट अपने आप ही H+ दे देगा। HCl उतना रिएक्टिव नहीं होता, थोड़ा वीक होता है HCl, तो वहां एनहाइड्रस ZnCl2 आएगा, Cl- को बाहर ले जाएगा, तब जाके वहां H+ इजीली जनरेट हो पाएगा। तो यहां HI तो मतलब बहुत रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो ये तीनों के साथ ही इजीली रिएक्शन कर लेता है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो H2O बाहर निकला तो क्या बन जाएगा, Ri प्लस H2O। अब वो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा, सुनो, अगर आप मिला भी दोगे तो वो इस मॉइस्चर को बाहर निकाल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो याद करो लीच-एटेलर प्रिंसिपल। लीच-एटेलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन कहां जाती है, जो इंक्रीज होता है उससे दूर, जो डिक्रीज होता है उसके पास। तो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करेगा, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तभी तो अपन को एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो यहां तो हालांकि जरूरत नहीं थी, अगर आप मिला दोगे तो भी अच्छी बात है, ये नोट कर लें बेटा। हाँ जी, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। ये HCl, तो HI HBr HCl, इन तीनों में ये ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है। अरे बताओ ना भाई, ये एसिड ज्यादा अच्छा है कि वीक है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली तो वीक ही है, तो ये भी क्या है, लेस रिएक्टिव। अब ये भी लेस रिएक्टिव और ये भी लेस रिएक्टिव, दोनों ही लेस रिएक्टिव, तो यहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि आपने कैटलिस्ट भी नहीं मिलाया। तो अगर मान लो इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, किसी एक को तो बनाओ भाई कम से कम। CH3CH2OH, यहां HCl, अब यहां आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर लो, तो ये क्या करेगा, ये यहां से Cl को अपने साथ ले जाएगा, Cl को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि लुईस एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा Cl- से, और क्या प्रोड्यूस कर देगा, H+, अच्छा खासा H+ प्रोड्यूस कर देगा। और अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, अब रिएक्शन होने लगेगी। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने लगती है, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, फिर ये Cl वहां जाके अटैक कर देगा, तो CH3 CH2 Cl। आई क्या बात समझ में, ढंग से समझो इस बात को, नोट मत करो, पहले सुनो। यहां इस ऊपर वाली रिएक्शन में ये इतना अच्छा एसिड नहीं था, तो ना तो ये H+ अच्छे से दे रहा, थोड़ा बहुत अगर दे भी दिया तो यहां कार्बो OH
वाटर बन गया, ये निकल गया बाहर, तो कार्बोकेटाइन बना, वो 1 डिग्री बना, वो भी इतना स्टेबल नहीं बना। तो इसका H प्लस देने की इच्छा कम है, यहां पर कार्बोकेटाइन बनने की इच्छा कम है, तो मजा ही नहीं आ रहा। तो आप किसी एक को तो स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, अच्छा तू HCl नहीं देगा ना, तू H प्लस नहीं देगा HCl, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ZnCl2 मिला दिया और चुपके से इसका Cl छीन के ले गए। अब तो देना ही पड़ेगा ना उसको H प्लस। अरे जब Cl माइनस चला गया तो अब तो H प्लस मिल ही गया ना भर भर के आपको, ठीक है। और वो H प्लस क्या करेगा, इस OH पे इजीली अटैक कर लेगा। H प्लस जब OH पे अटैक करेगा, H और OH मिलकर वाटर बनता है, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 2 स्टेप में कर देता हूं। यहां पर पहले स्टेप में ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, ZnCl3 माइनस, सॉरी, ठीक है, ZnCl3 माइनस बाहर निकल गया, ये OH, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से अपन इसी स्टेप में कर लेते हैं। फिर ये जो Cl माइनस बाहर निकला, H और OH से ये वाटर बाहर निकला, पॉजिटिव बना, और इस पॉजिटिव को वापस ये क्या प्रोवाइड कर देगा, Cl माइनस प्रोवाइड करवा देगा, और अपने पास क्या बन जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो जब दोनों ही वीक हो तो ZnCl2 चाहिए, और अगर एक स्ट्रॉन्ग हो, जैसे उधर HI हो तो नहीं चाहिए, उधर 3 डिग्री हो तो नहीं चाहिए। नोट कर लो भाई। ठीक है, जैसे यहां पर ZnCl3 बाहर निकल गया, इधर से ये पॉजिटिव बन गया क्योंकि H2 भी बाहर निकल गया, फिर वापस ZnCl3 का रोल आता है, ये वापस क्या देगा आपको, Cl माइनस देगा, और ये Cl माइनस वापस यहां जाके अटैक करेगा, तो CH3 CH2 Cl। अरे लिखा क्या भाई, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री, क्योंकि वहां जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या बनता है, ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री उससे कम स्टेबल, फिर 1 डिग्री। तो अपन इस रिएक्शन में ल्यूकास रिएजेंट की जब रिएक्शन कराते हैं ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सुनो सुनो, जब ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री तो 5-7 सेकंड में रिएक्शन कर लेता है, मतलब इमीडिएट रिएक्शन कर लेता है 3 डिग्री। 2 डिग्री रिएक्शन करने में थोड़ा सा 5-7 मिनट का टाइम लगाता है, और 1 डिग्री रिएक्शन करता है आधे घंटे में, 30-35 मिनट्स बाद में प्रोडक्ट बनता है वहां पर, ठीक है। तो इस टाइम की हेल्प से अपने पास जो प्रोडक्ट बना, अगर इमीडिएट बन गया तो अपन बता देंगे 3 डिग्री है, अगर 5-7 मिनट में प्रोडक्ट बना इसका मतलब 2 डिग्री है, और 30-35 मिनट्स के बाद प्रोडक्ट बना इसका मतलब 1 डिग्री है। तो अपन इस ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई बात समझ, ऑब्टेन प्रोडक्ट के टाइम के हिसाब से। तो आप लिखें, इसमें लिखो, by the help of Lucas reagent, by the help of Lucas reagent, we can differentiate वन डिग्री 2 डिग्री ऑब्लिक 3 डिग्री एल्कोहल।
इधर अल्कोहल है, इधर टाइम टू गिव टर्बिडिटी। यानी प्रोडक्ट जो बनाएगा। इधर अगर मान लो मेरे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है तो 30 मिनट्स, नियरली 30 मिनट्स का टाइम लगेगा प्रोडक्ट बनने में। इधर मेरे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो नियरली 5 मिनट बनेंगे प्रोडक्ट बनने में। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो नियरली 1 मिनट और इमीडिएट। यहां जो RX बनेगा ना सब में, वो RX की जो टर्बिडिटी यानी जो RX बनेगा वो यहाँ 30 मिनट्स में बनेगा, यहाँ 5 मिनट्स में, यहाँ 1 मिनट में। हुआ नोट? टर्बिडिटी और पीपीटी में फर्क होता है ना। प्रेसिपिटेट तो क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड जो नीचे बॉटम पार्ट पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। और टर्बिडिटी होता है जैसे ओपेकनेस जो होती है, जैसे मान लो अगर कांच का गिलास है उसमें पानी है, अगर उसमें 2 बूंद दूध की डाल दें तो पहले जो ट्रांसपेरेंट था अब वो थोड़ा ओपेक हो जाएगा, ओपेक। समझ रहे हो क्या भाई? तो उसे बोलते हैं टर्बिडिटी। तो RX के बनने से वैसा सॉल्यूशन बन जाता है। तो वो जो टर्बिडिटी आती है ना वो वहां इमीडिएट आ जाती है 3 डिग्री में, यहाँ 5 मिनट में, और वहां। तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन क्या पढ़ क्या रहे हैं, अपन हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला एल्केन की हेल्प से हेलोजनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर एल्कीन में ये कुछ रिएक्शंस अपन ने पढ़ रखी है। अब आगे सारे चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे तो इसी तरह से आता जाएगा कि ये वहां पढ़ चुके हैं, ये वहां पढ़ चुके हैं, क्योंकि कॉमन रिएक्शन है। अरे कोई किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो वही किसी की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। अल्कोहल से पहला, अल्कोहल से पहला पहला है, मतलब अल्कोहल में चल रहे हैं अपन। अब अल्कोहल में पहला मेथड है बाई HX या लुकास रिएजेंट। अब इसमें सेकंड मेथड आता है बाई PCl5। तो सेकंड लिखो B, बाई PCl5। बाई PCl5। हाँ जी, देखो अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो यहां बनता है RCl, एक बनता है HCl और एक बनता है POCl3। ठीक है। RCl एक्चुअली क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ROH, ये PCl3, एक Cl इधर, एक Cl इधर। इनके मैकेनिज्म टाइम आने पर ही बताऊंगा मैं अभी। ठीक है। अब क्या होता है, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे और ये बीच में POCl3 बन जाएगा। तो एक RCl, एक HCl, एक POCl3। मैकेनिज्म सीखने के बाद में भी अपन करेंगे तो ऐसे ही, क्योंकि मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा उसमें। तो अपन हमेशा करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो यहां क्या बनता है, RCl बनता है। अच्छा, अगर मान लो यहां पर मेरे पास में है ROH और यहां PCl5 की जगह क्या है मेरे पास में, PCl3 है।
PCl3, क्या है PCl3। तो यहां क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में 3 तो RX बन जाएगा, वह 3 R है और 3 Cl है, तो 3 तो क्या बन जाएगा RCl, 3 RCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा POH का होल थ्राइस। अरे एक तो ये बन जाएगा POH का होल थ्राइस, और क्या बन जाएगा RCl। POH का होल थ्राइस क्या होता है H3PO3, H3PO3। तो ये बनता है यहां पर, ये नोट कर ले बेटा 22 PCl5। अरे हो गया, चलो अब इसमें मान लो अगर मुझे RCl की जगह RBr या RI बनाना है तो मैं क्या यूज करूं। अरे अगर RCl की जगह RBr बनाना तो क्या करूं, PBr3 यूज कर लूं, और अगर RI बनाना तो क्या करूं, PI3 यूज कर लूं। लेकिन PBr3 और PI3 ये तो स्टेबल ही नहीं होते, उन्हें तो हाथों हाथ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक नोट लिखो, लिखे PBr3 and PI3 are unstable, hence to form RBr or RI we have to use phosphorus plus Br2 और phosphorus plus I2। फॉस्फोरस प्लस Br2, फॉस्फोरस प्लस I2, ये यूज करना पड़ेगा। ये आपको हाथों हाथ बना के देगा PBr3, जो अगर इमीडिएट बना होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, वरना वापस ब्रेक होकर ये बना लेगा। तो इसलिए PBr3 PI3 स्टेबल नहीं होते हैं, तो आपको ये लेना पड़ेगा मिक्सचर। थर्ड लिखें C, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड। पहला तो क्या था, ल्यूकास रिएजेंट, दूसरा PCl5 या PCl3, और थर्ड है भाई SOCl2। तो नेक्स्ट लिखो C, बाय रिएक्शन विद SOCl2, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, हाँ जी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस,
और ये है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ROH। बेस्ट मेथड होता है ROH के प्रिपरेशन का। क्यों बेस्ट मेथड होता है देखते हैं। सॉरी ROH नहीं, RCl। ROH से तो बनाएंगे, RCl या RX। देखो क्या होता है, इधर मेरे पास क्या है ROH और इधर मेरे पास है SOCl2। ROH और SOCl2, यहां पर एक बेस यूज में लेते हैं पिरिडीन। यहां SN2 मैकेनिज्म है, इधर आप अभी मैकेनिज्म का नाम लिख लो बस, SN2। अपन समझेंगे डिटेल में क्या होता है SN1, क्या होता है SN2। ठीक है, अब मेरी बात समझना पहले, सामने पहले देखो एक मिनट। यहां मेरे पास है SOCl2, S डबल बॉन्ड O, Cl और Cl। इस H को मैं थोड़ा सा फैला के लिख लेता हूं, ये H। इधर से क्या बाहर निकला HCl, इधर से क्या बाहर निकला RCl और इधर से क्या बाहर निकला SO2। तो यहां क्या बनेगा, RCl बनेगा प्लस HCl गैस बनेगी प्लस SO2 गैस बनेगी। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें दो तो गैस है, तो गैस तो बन के उड़ जाएगी। तो आपके पास जो बचेगा प्रोडक्ट वो केवल क्या बनेगा, RCl बनेगा। तो 100% आपके पास प्रोडक्ट में RCl ही बच रहा है। बाकी जो दोनों थी वो तो क्या थी, गैस। अब देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट कम हुआ तो रिएक्शन फिर से आगे चलेगी। तो ये RCl के फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि बाकी दोनों गैसेज होती है, तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक चीज बचती है मेरे पास, RCl। ठीक है, नोट कर ले बेटा। बाकी दोनों उड़ जाएंगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा, प्योर बनेगा। हो गया। और एक बात और याद रखना, अगर आप यहां पर SOCl2 से रिएक्शन कराते हो विदाउट पिरिडीन, क्या विदाउट पिरिडीन, तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा लेकिन रिएक्शन होगा SNI। आई मतलब इन्वर्जन, मतलब इंट्रामोलिकुलर। तो अभी आप अभी अपने को कुछ नहीं आता, ना SN1 आता, ना SN2 आता, ना SNI आता। अभी आपको सिर्फ नोट करना है, ये सब नेक्स्ट टर्न पे शुरू होंगी सारी बातें। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा, बस मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। HCl गैस बनेगी, SO2 गैस बनेगी। नोट कर ले मैं। तो आपने हेलो एल्केन स्टार्ट किया है आज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला एल्केन से हेलोजनेशन मेथड से, दूसरा एल्कीन से HX का एडिशन करवा के, कई सारे मेथड है वहां पर। HBr विदाउट परोक्साइड, HBr विद परोक्साइड, Br2 का एडिशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, Cl2 Br2 विद HMU या हाई टेम्परेचर, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है एल्कोहल से। एल्कोहल में पहला ल्यूकास रिएजेंट से,
दूसरा PCl5 या PCl3 से, और थर्ड SOCl2 से। इसे डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, बेस्ट मेथड होता है क्योंकि बाकी दोनों प्रोडक्ट उड़ जाते हैं। अगर मान लो ये नहीं उड़ते तो इसके साथ में इनकी इंप्योरिटी रहती ना, अभी वो उड़ गए तो क्या बच गए, प्योर बच गया। चलो इतना बहुत है, मैं क्वेश्चन टिक करवा देता हूँ, ठीक है। जो अपन पहले तो इसमें तो टिक क्या करवाऊँ मैं, अपन हाइड्रोकार्बन तो कंप्लीट कर चुके हैं आज, तो कल अपन सारे बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन की। किए क्या अपन ने कुछ डिस्कस पहले, थोड़ी बहुत नहीं करी। सारे बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 सॉल्व करके लाएंगे, एक एक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन डाउट है सारे पूछेंगे, ठीक है। हाँ जी, और आज ज्यादा हुआ नहीं, वरना मैं आगे से डेली क्लास में जितना जितना होता जाएगा उतना उतना क्वेश्चन टिक करवा दूंगा, ताकि 10-12 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं घर जाकर, ठीक है ना। वरना दिख रहा है मुझे आपका। लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद, अरे लास्ट में क्या पढ़ रहे थे अपन, हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में RX के साथ में ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन पढ़ी थी। अरे कहने का मतलब ये है, जैसे PCl3 के साथ में रिएक्शन करानी है ना, तो PCl3 तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए अपन PCl3 ही ऐड कर देंगे। पर एक, जैसे इस बोतल में मेरे पास PCl3 रखा था तो वो तो मैंने मिला दिया, लेकिन PbR3 और PI2 तो मिलता ही नहीं है, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता वो तो वहां अपन को क्या करना होता है, फॉस्फोरस और Br2, यहां से फॉस्फोरस यहां से Br2 सॉल्यूशन में ऐड करना होता है, तब जाके वो सॉल्यूशन में PbR3 बनाते हैं और फिर रिएक्शन होती है। ये है उसके कहने का मतलब। ये रिएक्शन लास्ट में पढ़ रहे थे अपन थायोनाइल क्लोराइड के साथ में, और यहां पर ने क्या डिस्कस किया था कि ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि यहां प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है, बाकी दोनों तो गैसेज है वो वहां से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखे, लिखे फोर्थ रिएक्शन, सॉरी फोर्थ रिएक्शन बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन अपन ने फोर्थ मेथड पढ़ रहे हैं। पहला मेथड क्या था, एल्केन से हेलोजनेशन, वो एल्केन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड बाई एल्कीन, एल्कीन में क्या था, HX का एडिशन, और थर्ड था ये अल्कोहल से। अल्कोहल में 2-3 मेथड थे ये, ल्यूकास रिएजेंट, PCl5, PCl3, SOCl2, और अब फोर्थ रिएक्शन है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इधर मेरे पास RC डबल बॉन्ड OOAG कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। अगर इसकी रिएक्शन हेलोजन से कराएं, मतलब Cl2 और Br2 CCl4 के साथ, सामने ध्यान दे, RCWAG की रिएक्शन जब इससे कराओगे तो एक तो यहां से AgX बाहर निकल जाएगा, एक यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा, एक AgX बाहर निकल गया, एक CO2 बाहर निकल गया, तो यहां क्या बन जाएगा, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये RX क्या है, RCl या RBr, ठीक है। तो ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब फैटी एसिड होते हैं बल्की एसिड्स, ठीक है। तो ये नोट कर लें बेटा, बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन।
हाँ जी, हो गया इतना नोट। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, जैसे अगर मुझे एल्काइल आयोडाइड बनाना है, एल्काइल आयोडाइड, तो ये रिएक्शन यूज में लेंगे अपन फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इस फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, ये RCl या RBr ये तो मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी। अब मुझे यहां से RI बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहां पर NaI यूज में लिया। तो NaI क्या करेगा, एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर, है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आप देखो, यहां से ये NaBr या NaCl तो बाहर निकल जाएगा और उनकी जगह क्या आ जाएगा, RI बन जाएगा। अब पहले सामने ध्यान दो, पहले नोट मत करो, पहले सुनो। यहां मेरे पास ये NaCl और NaBr, ये कैसे कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक। ये भी कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है। आपको फजान रूल याद है क्या, NaCl, NaBr और NaI, इधर लेफ्ट, इधर से इधर जाने पर क्या होता है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन साइज बढ़ रहा है। तो फजान रूल याद करो, ज्यादा पोलराइजेशन कहां होगा, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और किसी का भी हाई चार्ज। स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और किसी का भी हाई चार्ज। तो यहां धीरे धीरे एनायन का साइज बढ़ रहा है, बोले तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, बोले तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो NaCl और NaBr कंपेरेटिवली ज्यादा आयोनिक है NaI से, NaI ज्यादा कोवलेंट है। अब आपने क्या सुना है, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है। पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होते हैं। और वहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और पोलर कंपाउंड में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड है तो ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ये तो मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या बनेगा, इनका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये इनका प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कंटेनर में बॉटम पार्ट में जाके बैठ जाता है और रिएक्शन से खुद को अलग कर लेता है, सेपरेट हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट रिएक्शन से कट हो गया। तो अगर प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया, अगर प्रोडक्ट कम हो गया, तो ली चैटलिन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहां जाएगी, जो डिक्रीज होता है उसके पास, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे मैंने ऐसे थोड़ी मिला दिया एसीटोन सॉल्वेंट बिना कुछ सोचे समझे, जानबूझ के मिलाया पूरा स्ट्रेटेजी के साथ कि यहां NaI बनेगा, NaBr बनेगा, NaCl NaBr, जिनमें कैटाइन का, एनाइन का साइज कम रहेगा, एनाइन का साइज कम तो वो ज्यादा आयनिक रहेंगे। अगर पानी मिला देता तो वो डिजोल्व हो जाता, डिजोल्व हो जाता तो सॉल्यूशन में घूम रहा होता, जो आता उससे रिएक्शन कर लेता। लेकिन मुझे उसे अलग करना है, PPT बना के बाहर निकालना है, तो मैंने आयनिक कंपाउंड के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया, ये उसमें डिजोल्व नहीं होंगे तो इनका PPT बन जाएगा, PPT बन के अलग हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट कम हो गया जो रिएक्टिव पार्ट था। अब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। तो आप ये नोट करें, फिर अपन ये बातें सारी नोट करते हैं।
ये भी नोट कर लेना आप कहीं साइड में। तो आप इसमें लिखिए बेटा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फेवर्ड बाई, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फेवर्ड बाई ली चटेलियर्स प्रिंसिपल because NaI is more covalent NaCl NaBr आयनिक है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होंगे, पीपीटी बना लेंगे और पीपीटी बन के अलग हो जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट अलग हो गया, कम हो गया, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। सेकेंड रिएक्शन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ RF, एल्काइल फ्लोराइड। इधर मेरे पास RCl है और RBr है। यहां अपन मेटल का फ्लोराइड यूज करते हैं, जैसे AgF, Hg2F2, SbF3, COF2, इस तरह से। मेटल का फ्लोराइड क्या करता है, जैसे अपन AgF मान लेते हैं, तो AgF क्या करेगा? AgCl AgBr का पीपीटी बना के अलग हो जाएगा। AgCl और AgBr इनका तो क्या बन जाएगा? पीपीटी। और यहां Cl और Br हट गया तो पीछे क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। तो RF।
तो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, ऐसी जो स्पेसिफिक होता है वो रिएक्शन तो आती है, पूछी जाती है भाई। जनरल रिएक्शन नहीं पूछी जाती, स्पेसिफिक तो बहुत पूछी जाती है, नोट कर लें। हाँ जी, एक ये रिएक्शन और नोट कर लें, एल्केन की रिएक्शन सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ SO2Cl2, एक HCl बाहर निकल जाएगा, एक SO2 बाहर निकल जाएगा और एक RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट की। इस तरह से अपन 3-4 बेसिक फंडा पढ़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो रिएक्शंस में यूज आएंगे। जैसे अपन ने कई बार बात करी कि सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो वो अभी तक बात ही करी, उनको नोट नहीं किया कहीं। इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं, तो अपन लिखते हैं 1 बाय 1 करके। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, टू OH ग्रुप are generally unstable on same carbon atom. Two OH group are generally unstable on same carbon atom. तो जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो यहां मेरे पास में 2 ये OH OH है, तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा H2O, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अगर 3 OH होते तो एक H2O बाहर निकल जाता, तो क्या बन जाता? C डबल बॉन्ड O और एक OH आ जाता। अब 2 OH है ही नहीं, तो हटाने की जरूरत ही नहीं है वहां पर।
हाँ जी। अब जैसे सेम कार्बन पे OH है और NH2 है, ठीक है, तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यहां क्या होता है, इधर से OH और इधर से H, ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C। एक बॉन्ड तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पहले से था, एक यहां OH कार्बन से गया, इसकी वैलेंसी फ्री, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से गया, इसकी वैलेंसी फ्री, तो यहां कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेकिन एक H तो है उस पे। सुनो सुनो, जैसे दो OH अनस्टेबल है ना, वैसे ही ऐसे ही दो H, एक OH और NH2 भी अनस्टेबल होता है। तो यहां से OH और यहां से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये मेरे पास इमीन बन जाती है। तो ये नोट करें, जब रिएक्शंस में काम आएंगे तब बात पता लगेगा। इसे बोलते हैं इमीन। ऐसे ही अगर एक ही कार्बन पे OH लगा हो और क्लोरीन लगा हो, तो यहां से HCl बाहर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि बाद वाली रिएक्शंस काम बहुत ही कम आती है, बस वो ऊपर वाली ज्यादा काम आती है। हो गया भाई। अब देखो, ऐसा मैंने एक वर्ड लिखा है वहां पर, क्या लिखा है, जनरली। यहां एक वर्ड लिखा है जनरली, मतलब 100% कुछ नहीं है भाई। ये दो OH भी स्टेबल हो जाते हैं अगर स्टेबिलिटी का कोई और फैक्टर हो तो वहां पर। अच्छा सर, और फैक्टर क्या होता है? जैसे जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, CCl3CHO। अब आप समझो ये होता क्या है, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये है C, इधर है डबल बॉन्ड O और इधर है H। जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे अपन, HOH से, आप पहले सामने ध्यान दो, जब इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो ये H प्लस और OH माइनस, ये कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आएगा डेल नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है पोलर पाई बॉन्ड जो होता है वो मोर EN की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव पे जुड़ेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव पे जुड़ेगा नेगेटिव, तो क्या बना, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इस कार्बन पे एक तो H है, ये रहा, एक इस कार्बन पे OH आ रहा है, ये रहा OH, और एक इस ऑक्सीजन पे H जुड़ गया, तो इसका मतलब कार्बन पे एक OH और हो गया। अरे देखो ना भाई, समझ में आएगा तुम्हारे, एक तो कार्बन पे OH ने अटैक किया और ऑक्सीजन पे H प्लस ने अटैक किया, तो ऑक्सीजन पर जो H प्लस ने अटैक किया वो भी OH है, और कार्बन पे जो OH ने अटैक किया वो भी तो OH ही है। यार सर, सेम कार्बन पे दो OH तो स्टेबल नहीं होते। अरे यहां हो जाएंगे, यहां ये हाइड्रोजन दो मोर EN के बीच फंस जाएगा, ये क्या बन जाएगी, H बॉन्डिंग, ये क्या बन जाएगी, H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग की वजह से क्लोरीन उसे निकलने ही नहीं देगा। तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CCl3CH, और यहां क्या आ जाएगा,
CHO.H2O, इसे ऐसे लिखते हैं। अरे यही तो था, ये रहा CCl3CHO, इसे पानी तो जुड़ा है अपन ने आगे, इसे बोला जाता है क्लोरेल हाइड्रेट। तो ये क्या होता है, H बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप केमिकल बॉन्डिंग में जाके H बॉन्डिंग में देखना, वहां अपन ने लिखा है जनरली क्लोरीन को अपन H बॉन्डिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जब रिंग का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब क्लोरीन को H बॉन्डिंग में इंक्लूड कर लेते हैं। और ये देखो यहां रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसलिए इसे अपन H बॉन्डिंग बोल देते हैं। एक तो ये एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे एक सेकंड एग्जांपल, अब तो बाकी सेकंड एग्जांपल भी सेम ही है। यहां पर ये है C डबल बॉन्ड O, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब अगर यहां पर H2 से वही पानी की रिएक्शन कराएं, HOH, H प्लस OH माइनस H यहां चला जाएगा, OH यहां चला जाएगा, अरे सेम ही तो है, तो क्या बन जाएगा, वही सेम बन जाएगा। यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा C, इस पे अटैक किया OH ने, ठीक है, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और यहां जो एक O डबल बॉन्ड O था, इस O पे क्या जुड़ गया, H, तो इधर भी क्या बन गया, एक है, एक OH और भी तो बन गया। अरे ढंग से देखो ना, कोई भी तो दिक्कत नहीं है। इस कार्बन पे तो OH आ गया, ये कार्बन पे OH आ गया, और इस ऑक्सीजन पे H आ गया, इस ऑक्सीजन पे H आ गया, वापस सेम कार्बन पे 2 OH हो गए, लेकिन यहां क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग, यहां क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज H बॉन्डिंग। जैसे एक एग्जांपल और है, यहां पर अगर अपन HOH से रिएक्शन कराएं, ये H प्लस और OH माइनस, इस कार्बन पे आएगा डेल प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, माइनस पे जाएगा प्लस, प्लस पे जाएगा माइनस, सही बात है। तो क्या हो जाएगा, एक तो OH ने डायरेक्ट अटैक किया कार्बन पे, और एक ही जो आगे वाला ऑक्सीजन है इस पे किसने अटैक किया, H ने। तो सर अब यहां तो कोई H बॉन्डिंग भी नहीं है, फिर क्यों स्टेबल है, आप पर नहीं बीत रही इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। sp2 बोले तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120, और ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 60। बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120, 120 पे होना चाहिए, बॉन्ड दूर दूर होने चाहिए। अब बॉन्ड दूर दूर होते अगर होते तो रिपल्शन कम होता, बॉन्ड में रिपल्शन कम होता तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती, पर जो 120 पर होनी चाहिए वो है किस पे, 60 पे, तो ज्यादा पास पास है, पास पास है तो क्या है उनमें, रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से सिस्टम कैसा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये तो मतलब ये तो बस इस फिराक में ही बैठा था। जैसे वो डांसिंग रेजोनेंस अपन करते हैं ना, वो भी तो इसी वजह से होता है कि साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब क्या होगा, जैसे ही अटैक होगा, हम यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, अब होना कितना चाहिए 109, और है कितना 60। देखो वहां डिफरेंस ज्यादा का रहा था, 120 होना चाहिए, है 60, डिफरेंस 60 का था। यहां 109 होना चाहिए और है 60, है 49 डिग्री का डिफरेंस, तो यहां डिफरेंस कम है, ठीक है। वहां ज्यादा तड़प रहा था, यहां उतना नहीं तड़प रहा वो कार्बन, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा तो रिलीफ मिला, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये नोट कर लें।
यहां एंगल स्ट्रेन कितने का था, यानी बॉन्ड एंगल में डिफरेंस 120 का होना चाहिए और 60 का, 60 डिग्री का डिफरेंस था। यहां एंगल स्ट्रेन कितने का है, 109 का होना चाहिए और 60 का है, तो ये 49 डिग्री का। तो यहां एंगल स्ट्रेन कम है। अब लिखें बेसिक फंडा नंबर 2। यहां एंगल स्ट्रेन थोड़ा तो रिलीज हुआ, ठीक है, रिलीज। तो आप इसमें लिखें बेटा बेसिक फंडा 2 में लिखो व्हेन ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन is treated with PCl5, then it gives POCl3 and remaining two chlorine atom are attached according to common sense। कहां से लाएं सर? अब इसका क्या मीनिंग है ना, वो मीनिंग समझते हैं अपन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है ROH, और ये मेरे पास PCl5 है, जिसे अपन PCl3 ऐसे और ClCl ऐसे नोट कर लेते हैं। अब यहां क्या हो जाएगा जब रिएक्शन कराएंगे, इधर से एक HCl बाहर निकल जाएगा, इधर से एक RCl बाहर निकल जाएगा, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। सिमिलरली जैसे CH2OH, अगर इस तरह का सिस्टम है तो कोई बात नहीं, यहां 2PCl5 यूज में लेना,
यहां अगर आपने एक PCl5 लिया तो यहां 2 OH है तो 2 PCl5, तो PCl3 ऐसे, Cl ऐसे, Cl ऐसे, ऐसे ही एक PCl3 ऐसे आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, तो 2 तो POCl3 बन जाएंगे, 2 HCl बन जाएंगे, और CH2 पे Cl आ जाएगा, CH2 पे Cl आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? नोट कर ले बेटा। ये जुगाड़ वाली टेक्निक है। मैं बोलूँ इसमें बनिए और मॉड्यूल है किसके पास? नहीं, हेलो एल्केन 6 में है, 6 में, 4 तो होगा ही तुम्हारे पास, फिजिकल चल रहा है। देखो अगले टेस्ट में सिलेबस बहुत ज्यादा आएगा, आपने देखा है कि सिलेबस आया नहीं अगले, उसमें हेलो एल्केन पूरा आएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा आएगा, है ना? तो अपने को जरूरत पड़ेगी क्लासेस की, एक्स्ट्रा क्लासेस की। उससे पहले का भी आएगा, हाइड्रोकार्बन तो आएगा, आप नोट कर लेंगे। काफी आज के लिए।